हेलो वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हमने सीडीएस की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया है। एरर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। और वोकैबुलरी के क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व करा चुका हूँ। तो एरर के क्वेश्चन जो आज जो बारी है वो है 2016 का सेकंड। इसका मतलब 2016 का जो फर्स्ट पार्ट है एरर की वो हमने कर लिए। तो आज सीधा चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एरर के क्वेश्चन में क्या है आज का जो हमारा टारगेट है। तो ये उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो आपको शेयर हो रही होगी। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आई एम सीनियर। अब आपको पता लगे कि सीनियर के साथ जूनियर के साथ में इंफीरियर के साथ में हम क्या लगाते हैं, देन की जगह टू लगाते हैं। और ये भी आपको साथ में समझ आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं अभी तक। तो यानी फर्स्ट का आंसर सिंपल ही है कि बी में एरर हो जाएगा। यहाँ पर सीनियर के साथ में हम टू लगाएंगे। व्हेन आई फिनिश राइटिंग द लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। यहाँ पे राइटिंग एक जिरन की तरह काम कर रहा है। आई कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग, देखो कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। माई सेल्फ टू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ये टू लगा रखा है इन्फिनेटिव की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमें टू हैव अचीव्ड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फॉर अचीविंग। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर अचीविंग लिख दूंगा, इस टू हैव को हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर अचीविंग हो जाएगा। ये अचीव्ड भी हट जाएगा यहाँ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर अचीविंग बोल देंगे। तो आपको पता लगा कि इसका आंसर जो बनेगा वो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस बना है क्या बना है कि व्हेन आई फिनिश राइटिंग द लेटर आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ एडमायरिंग एडमायरिंग माई सेल्फ फॉर अचीविंग द इम्पॉसिबल। तो ये पता लग गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि आई एम ग्लैड दैट, मुझे खुशी है कि यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पर हो। तो ये पता है आपको कि आई एम ग्लैड में तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट भी यहाँ पे ठीक लगा रखा है, यू आर हेयर भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये डी है इसका। अब ही विल बी क्योर्ड, देखो इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो क्योर फ्रॉम, और एक तो होता है क्योर ऑफ, एक होता है क्योर ऑफ, और एक होता है जिसको बोलते थे हम क्योर फ्रॉम। तो देखो क्योर फ्रॉम का मतलब तो ये होता है जब हम किसी चीज की रेमेडी की बात करते हैं, है ना। कोई भी सोल्यूशन उसका होता है, कोई रेमेडी होती है। तो इसका मतलब कि किसी भी दवाई का कोई रेमेडी होती है, उसके लिए हम बोल देते हैं क्योर फ्रॉम। और क्योर ऑफ का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे कोई किसी बीमारी से सही हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योर ऑफ बोल देते हैं। तो क्योर ऑफ का मतलब क्या हो गया, हील हो जाना, ठीक हो जाना। कोई बीमारी से आप ठीक हो गए हो तो वहां पर आप क्योर ऑफ बोलोगे। तो ये अब क्या बनेगा इसका आंसर, ही विल बी क्योर ऑफ द ऑफ हिज फीवर। यानी फ्रॉम की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम ऑफ को लगाएंगे, तो बी पार्ट में एरर हो गया। और आपको ये भी समझ आ गया कि क्योर ऑफ और क्योर फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। पता लग रहा है, क्योर ऑफ का मतलब होता है हील, और क्योर फॉर का मतलब होता है रेमेडी, कोई सोल्यूशन। जैसे मैं बोलता हूं कि देर इज नो क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, है ना। तो यहाँ पर ठीक है कि कॉमन कोल्ड का कोई भी उसकी रेमेडी नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं बना, उसका ट्रीटमेंट नहीं है कोई भी। तो आप इसको रेमेडी बोलो, सोल्यूशन बोलो, या ट्रीटमेंट बोलो। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, तब हम क्योर फ्रॉम बोल देते हैं। और किसी चीज से हम ठीक हो रहे हैं तो मतलब जिसको आप गेट थ्रू बोल देते हो, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर आप क्योर ऑफ लगाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। दो ही इज ए गिफ्टेड कॉमेडियन, कोई दिक्कत नहीं है। ही प्रेफर्स, यहाँ पर प्रेफर्स आ गया है। स्पेंड हिज स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम मतलब लेजर टाइम, फ्री टाइम, वॉचिंग हॉरर मूवीज। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पर प्रेफर आपको पता है कि एक वर्ब है, और प्रेफर के साथ में हम यहाँ पर टू लगाएंगे, और टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि जो स्पेंड है ये भी वर्ब है। तो यानी अगर आपको एक वर्ब यहाँ पर दिखे और एक यहाँ पर दूसरा वर्ब आपको दिख रहा है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली टू लगेगा। अब ये वर्ब कोई भी फॉर्म में हो सकती है, पर ये वर्ब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में होती है जनरली, आपको पता है ये भी, है ना। तो यानी यहाँ पर टू लगाना हमें पड़ेगा, तो एरर बी पार्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात हो रही है। अब पहली बात तो वैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो क्योंकि ये पोइट्री है यानी पोएम है, तो इसका राइटर नहीं होता, पोइट होता है। बोलना तो वैसे हमें यहाँ पे पोइट चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, अगर पोइट नहीं बोला राइटर बोला, तो उस सेंस में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पोइट्री की जगह पोएम लिखना पड़ेगा। द अब क्या बन जाएगा, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ। तो पोइट्री नहीं बोलेंगे, हम पोएम बोलेंगे। पोइट्री तो कलेक्शन हो गया ना, वो तो एक पोएम की बात कर रहा है। द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले, देखो अब आपको पता है कि यहाँ पर आउट नहीं आएगा, मेड ऑफ आएगा। देखो दो बातें होती है, जरा ध्यान से समझना। यानी एरर इसका सी में हो जाएगा, पर उससे पहले मैं दो बातें बता रहा हूँ आपको। एक तो होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम, ठीक है। एक आप मेड फ्रॉम बोल देते हो, एक बोलते हो मेड ऑफ। अगर मैं यहाँ पर मेड फ्रॉम बोल रहा हूँ, तो मेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जो मेड फ्रॉम होता है ना वो इरिवर्सिबल हो जाता है, उसको हम इरिवर्सिबल बोल देते हैं। और जो मेड ऑफ होता है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो माना कि यहाँ पर मैंने बोला है कि द टेबल इज मेड, देखो लिखता हूं मैं, यहाँ पर मैंने बोला है कि द टेबल, और यहाँ लिख दिया इज मेड। अब इसके साथ में मैं क्या करूंगा, फ्रॉम
क्या बोलूंगा, वुड बोलूंगा या फ्रॉम, क्या बोलूंगा, फ्रॉम बोलूंगा या ऑफ बोलूंगा? तो देखो, अगर यहाँ पर लकड़ी है और टेबल है, दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये तो लकड़ी से ही बनाया टेबल, तो ऑब्वियसली जहां पर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे ऑफ। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप, उसको ऑफ बोलोगे। और जहां पर आप उसको आइडेंटिफाई, अब देखो माना कि मैंने बोला है कि पेपर इज मेड, और यहाँ पर आगे मैं फ्रॉम ऑफ का ऑप्शन देता हूँ आपको, और आगे लिख देता हूँ मैं ट्रीज। तो देखो, पेपर और ट्रीज में तो बहुत डिफरेंस आ गया ना। आप पेपर से ट्रीज की तरह उसके चीजों को नहीं बना सकते हो, मतलब वो इरिवर्सिबल हो गया ना। लेकिन लकड़ी से आप टेबल बना सकते हो, टेबल से लकड़ी बना सकते हो। मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैंने बोला क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे भी ऑफ सही है, और यहाँ पर आउट गलत है। तो अब आपको मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बीच का डिफरेंस एक्चुअल में समझ आ गया होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, सीता विद ऑल हर सिस्टर्स वर, देखो वर नहीं आएगा यहाँ पे, वर्स आएगा। क्यों आएगा वर्स? मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखा रहा हूँ, आपको जरा ध्यान से देना। देखो यहाँ पर अगर मैं एक बोलता हूँ एंड नॉट, अगर कहीं पर एंड नॉट लिखा होता है, या कहीं पर बिसाइड्स लिखा होता है, या कहीं पर एज वेल एज लिखा होता है, एज वेल एज, ठीक है, या आपको कहीं पर दिखेगा इन एडिशन टू दिखेगा, या अलोंग विद दिखेगा, कहीं पर आपको अलोंग विद दिख रहा है, या आपको कहीं पर क्या दिख रहा है, कहीं पर आपको टुगेदर विद दिख रहा है। टुगेदर विद, ये जो भी वर्ड लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरा ध्यान से समझना, इनको लिख के आ रहा हूं मैं। तो इनमें ये वर्ड जहां पर आपको दिखेंगे, तो हम वर्ब लगाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पर सीता भी सब्जेक्ट है, और उसकी जो सिस्टर से भी सब्जेक्ट हो रहा है, मतलब दोनों नाउन है एक तरह से। तो हम अब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये वर्ड्स जहां पर आपको दिखेगा, आपने वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। को रिलेटिव कंजंक्शन आपको दिखता है, तो आप सेकंड के अकॉर्डिंग लगाते हो, जैसे आइदर और नीदर नॉर होगा ना, तो आप सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाते हो। लेकिन जो ये वर्ड्स मैंने लिखे, इनके इनमें आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई बात। ऑल्दो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो भी बना रखी है, जो रूल्स बना रखे हैं 40 रूल्स, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखे हैं। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। एज यू नो दैट इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूप, ड्यूप का मतलब उनको ड्यूप करना, धोखा दे देना, चीट कर देना। अच्छा, अब देखो ये इग्नोरेंट यहाँ पर क्या है, इग्नोरेंट होता है एक एडजेक्टिव। इग्नोरेंट का क्या मैं इग्नोरेंस बना सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो तो एडजेक्टिव है, उसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एज यू नो को हम यहाँ पर दैट को अगर काट देंगे तो क्या बनेगा, एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूप। अब द इग्नोरेंट जो होगा ना, देखो जरा ध्यान समझना बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप क्या कर रहे हो, द लगा रहे हो, तो पॉसिबली वो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, द यंग, द पुअर, द मदर, या फिर ऐसे करके मैं द लगा रहा हूँ, तो पूरे इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द यंग बोला मैंने, द पुअर बोला, द रिच बोला, तो ये पूरे इंटायर क्लास को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम आर लगाते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा इग्नोरेंट की इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्लूरल है ये। तो यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, और बाकी ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ पे इग्नोरेंट्स लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है, नहीं नहीं। इग्नोरेंट अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि उसके आगे द लग गया। मेरी बात अब समझ आ गई होगी आपको कि मैं बोलना क्या चाहता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जरा, एक मिनट। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। देखो, अटेंशन पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग में कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो जाएगा। यानी 110 का जो होगा उसमें नो एरर हो गया, आपको पता लग गया। वन ऑफ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बता रखा कि वन ऑफ के साथ में जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल। तो यहाँ पर असिस्टेंट्स में क्या आएगा, ये नाउन आ जाएगा प्लूरल। तो ए पार्ट में एरर हो गया। अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान रखनी होगी, अभी एक वर्ड पहले भी ए एन टी आया था। ए एन टी से क्या होता है, ए एन टी से या तो नाउन बनता है, या ए एन टी से एडजेक्टिव बनता है, जैसे वहां पर इग्नोरेंट था। उसी तरह से एक ईएनटी होता है, ईएनटी से भी आपने ये ध्यान रखना होता है कि ईएनटी नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं एलिमेंट बोलता हूँ, खैर वो तो मेंट हो गया, मेंट तो नाउन ही होगा। पर ईएनटी से नाउन और एडजेक्टिव दोनों बनेगा। जैसे एलिफेंट बोला मैंने, ELEPHANT, उसमें भी एएनटी आ रहा है, तो वो एलिफेंट क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। और ईएनटी से एएनटी से क्या बनते हैं, एडजेक्टिव भी बनते हैं। तो जरा ध्यान रखना है आपने, बस ये डिफरेंस हो जाएगा कि जो अगर वो नाउन बनेगा तो इस नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों बन सकता है। पर वो अगर एडजेक्टिव बनेगा तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, बस ये आपने ध्यान रखना है। वन ऑफ का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो। तो जॉर्ज जॉर्ज इज अ इज, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑनरेबल आएगा, ऑनरेबल मैन, क्योंकि मैन यहाँ पे नाउन आ रहा है, आर्टिकल यहाँ पर एन आ जाएगा, ऑनरेबल क्या है, एडजेक्टिव हो गया। मतलब जिसके लास्ट में ABL या BLE आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पर सिंपल सी बात है, ए में एरर हो जाएगा, कोई बड़ा उसमें झंझट नहीं था। ऐसे क्वेश्चन एनडीए भी कई बार पूछता है। शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल
टू अटेंड, देखो कुड नॉट बी एबल तो ये बता रहा है कि कोई मतलब उसकी कैपेसिटी एबिलिटी टाइप का बता रहा है ना, सी कुड नॉट बी एबल, पॉसिबिलिटी टाइप कैसे बता रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोलेंगे, सी टोल्ड हर टीचर दैट सी वाज नॉट एबल लगाएंगे यहाँ पर हम, was not able to attend the class in the previous day because it was raining, या because of the heavy rains, है ना। तो यानी यहाँ पर आपको पता लगा कि यहाँ पर हम could not नहीं लगाएंगे, was not लगाएंगे। she was not able to attend the class ऐसे हम बोलेंगे। I was not able to attend the meeting बोलेंगे हम। मेरी बात समझ आ गई होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलरीज एज वेल एज, याद आ रहा है अभी क्या लिखा था मैंने, एज वेल एज में हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, कॉलरीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दोनों को हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब की जगह क्या आएगा, वर्ज आ जाएगा। तो एरर किस पार्ट में हो गया, ए पार्ट में। आपने बताना है कि ए पार्ट में एरर है, ठीक है। आगे देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कॉलेज एज वेल एज वर्ड्सवर्थ, ये एसटी कॉलेज है, सैमन टेलर कॉलेज है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, दोनों रोमांटिक पोएट हुआ करते थे, दोनों फ्रेंड भी थे, दुश्मनी बने थे, फ्रेंड भी थे। तो वर्स ऑफ द ओपिनियन दैट द अपोजिट ऑफ पोइट्री इज, जो भी बोल रहा है ना, मतलब यहाँ पे तो पोइट्री के लिए लगा रहा है वो इज, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज कोर्टेड अरेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन अमंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में वो क्या कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उसको क्या किया गया था, उसको कोर्ट अरेस्ट कर दिया गया था। तो ही, इसको लिखेंगे हम ही कोर्टेड अरेस्ट, ही कोर्टेड अरेस्ट बोलेंगे, ही वॉज कोर्टेड अरेस्ट नहीं बोलेंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो इस ए पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर जोशी हाउएवर श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस, है ना। तो यानी यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है, इन प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मिस्टर जोशी कॉमा लगा दिया, वाज कॉमा लगा दिया, हाउएवर श्योर, है ना, दैट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। एज आई वॉज लीविंग फॉर दिल्ली ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय, यानी वेदर पता लग रहा था आपको, यहाँ पर कंजंक्शन काम कर रहा है। आई कुड बाय अ टेप रिकॉर्डर फॉर हिम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एज जैसे कि आई वॉज लिविंग फॉर दिल्ली, में दिल्ली के लिए जा रहा था, तो ही आस्क्ड, उसने मेरे को बोला। अब यहाँ पर वेदर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, क्या बता रखा आपको, या तो इफ या वेदर में से कोई एक लगा दो, जैसे डब्ल्यूएच भी कंजंक्शन बनता है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड, देखो प्लीड के साथ में हम क्या लगाते हैं, प्लीड के साथ हम विद भी लगाते हैं और प्लीड के साथ हम फॉर भी लगाते हैं। प्लीड फॉर का मतलब तो कोई अर्जेंट सिचुएशन हो, जैसे मैंने बोला कि ही प्लीडेड फॉर मर्सी, उसने मर्सी के लिए प्लीड किया। लेकिन यहाँ पर द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ उन्होंने प्लीड किया, याचना की, रिक्वेस्ट किया, दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फी। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर भी क्या है, प्लीड के साथ में विद बिल्कुल ठीक लगा रखा है, यहाँ पर आप फॉर वगैरह नहीं लगाओगे। तो आपको पता लगा कि 118 का आंसर भी क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वॉर। देखो टेरिबल में बीएलई आगे मैंने बोला था वो एडजेक्टिव बन जाता है। एज लगा रखा है, यहाँ पर भी हम एज लगा देंगे, इसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव डिग्री में बना देते हैं। तो देखो क्या सेंस बनेगा, फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट एज टेरिबल एज वॉर। तो यहाँ पर हमें सी में एरर हो जाएगा, एज टेरिबल एज बोलना पड़ेगा उसमें, आपको पता लगा। और आज एज को हम बोलते तब यूज करते हैं जब वो इक्वल की बात करता है, और सो एज को हम तब यूज करते हैं जब वो नेगेटिव में बात करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। अब बात समझ आ रही है यहाँ पर। तो नॉट लगा रहा हूं ना मैं यहाँ पर, इसका मतलब एक भाई के 90% मार्क्स आते हैं, दूसरे भाई के 60% मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर दोनों भाइयों के 60% मार्क्स आते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर इज, इक्वल हो गया, है ना। अच्छा, ब्रूटस दैट ब्रूटस, जूलियस सीजर वाला ब्रूटस है ये, हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, हैड अटैक्ड ऑन हिम कॉज्ड हार्ट ब्रेक टू जूलियस सीजर, मतलब उसके दोस्त ने उसको पहले चाकू मारा था, वो सब बात हो रही थी। तो अटैक के साथ हम क्या करते हैं, ऑन को यूज नहीं करेंगे, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। जैसे हम डिस्कस के साथ अबाउट नहीं करते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू, है ना। इसी तरह की चीजों में कुछ हम कॉमन चीजों का भी ध्यान रखते हैं, तो वही इसका कॉन्सेप्ट है ये। तो ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।